अमृता प्रीतम की लिखी कहानी एक दुखांत। अपनी आग से खुद ही जल गए कुकनुस की राख में से यूनानी मिथ के अनुसार जैसे एक नया कुकनुस जन्म लेता है, सुकुमार को लगा कीर्ति से उसका पहला रिश्ता बिल्कुल खत्म हो गया था और उसी खत्म हुए रिश्ते की राख में से एक नए रिश्ते ने जन्म ले लिया था। एक गैर मर्द से एक जवान हो रही लड़की की वाकिफियत हमेशा समय और अपने वर्ग के संस्कारों को साथ लेकर चलती है। सुकुमार ने सोचा उसकी और कीर्ति की वाकिफियत भी जिन संस्कारों को साथ ले आगे बढ़ी थी, उसके मुताबिक उनका एक दूसरे को बहन भाई कहना बिल्कुल स्वाभाविक था। आदमी आगे बढ़ता है, सुकुमार ने फिर सोचा, पर संस्कार एक सीमा पर आकर ठहर जाते हैं। आदमी बुद्धि के सहारे आगे बढ़ता है, संस्कार पांव के सहारे। पांव की थकावट एक सीमा से आगे बढ़कर पांव के छाले बन जाती है, जख्म भी बन सकती है। शायद इसलिए संस्कारों को अपने पांव का बहुत ध्यान रहता है, पर सोच कहीं भी पहुंच सकती है। सुकुमार के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, एक जनसंघी से सार्थ तक। मैंने जब भी राजनीति को अपनाया, सुकुमार ने अपने बीते दिनों को याद करना चाहा। उस लहर के उद्देश्य से प्रभावित होकर नहीं, वह घर के एक खास तरह के माहौल से निकलने का मेरा प्रयास मात्र था। मेरे बाप ने मुझे समझने की कभी कोशिश नहीं की, सदा अपनी मर्जी के अनुसार चलाने का यत्न किया, डांट डपट से, मारपीट से। बाप मेरे हाथों में इंजीनियरिंग के औजार पकड़े देखना चाहता था, पर मैं अपने हाथों में आर्ट तथा लिटरेचर की किताबें लिए रहना चाहता था। पिता से कुछ कह सकना, उसे समझा या मना सकना मेरे घर के बाहर वाले दरवाजे की तरह था, और जिसे बंद कर उसकी चाबी पिता ने अपनी जेब में डाल रखी थी। पर राजनीति घर के पीछे की ओर रात को खुली रह गई खिड़की की तरह थी, और मैंने बाहर खुलने वाले दरवाजे को एक दिन बड़ी हसरत भरी नजर से देखा था, और फिर उस खिड़की में से आधी रात के अंधेरे में कूद गया था। सुकुमार ने आज से 16 वर्ष पहले की उस घटना के बारे में सोचा, जब उसने एक दिन चुपचाप अपने माँ बाप के घर से निकलकर राजनीति का सहारा लिया। आदमी के विचारों तथा आवश्यकताओं को कहने, सुनने और समझने वाला बहन भाई का संबंध भी घर के उस बाहर वाले दरवाजे की तरह ही होता है, जिसकी चाबी उस रिश्ते ने अपनी जेब में डाली हुई होती है। सुकुमार को हंसी आ गई, पर स्त्री तथा पुरुष का एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक आकर्षण घर के पीछे की ओर रात को खुली रह गई उस खिड़की की तरह होता है, जिसमें से मनुष्य के विचार तथा आवश्यकता किसी न किसी रात को बाहर के अंधेरे में छलांग लगा देते हैं। और सुकुमार को याद आया कि कीर्ति से जब उसकी वाकिफियत हुई थी, वह अपनी राजनीतिक पार्टी के अखबार का सहायक संपादक था। कीर्ति 10वीं में पढ़ने वाली एक लड़की थी। एक दिन बड़े उत्साह से एक लेख लिखकर वह उसके पास आई थी। अपनी हेड मिस्ट्रेस से एक सिफारिश चिट्ठी भी साथ लाई थी। भले ही उसने यह लेख छापा नहीं था, पर और अच्छा लिखने के लिए उसे कई सुझाव दिए थे। फिर कीर्ति अक्सर उसके पास आती रही थी। उसने कई किताबें कीर्ति को पढ़ने के लिए दी थी, और जब कीर्ति ने बड़े भोलेपन तथा सादगी से उसे भाई साहब कहा था, तो उसने उसी सादगी से उस संबोधन को स्वीकार कर लिया था। फिर 2 वर्ष वे मिलते रहे थे। तब वह कीर्ति के शहर बंबई में था, और फिर उसे वह शहर छोड़ना पड़ा था। वह शहर शहर घूमता रहा था, पर कीर्ति के पत्र उसे सब जगह मिलते रहे थे। फिर 2 वर्ष पश्चात एक दिन कीर्ति का ऐसा पत्र आया था, जिसमें वही पहले वाला संबोधन था, भाई साहब, पर खत की बाकी इबारत कुछ इस प्रकार थी जैसे बहन भाई के रिश्ते वाले बंद दरवाजे को उसकी इंसानी जरूरतों ने एक बार बड़ी हसरत से देखा हो, और फिर मर्द और औरत के स्वाभाविक आकर्षण वाली पीछे की खिड़की में से बाहर अंधेरे में छलांग लगा दी हो। खत में लिखा था, मेरी माँ और मेरा बड़ा भाई मेरा विवाह कर देने के लिए उतावले हो रहे हैं। आप चाहते हैं मैं पढ़ूं, बहुत पढ़ूं। मैं विवाह नहीं करना चाहती, पर कोई मेरी बात नहीं सुनता। बड़ी उदास हूँ, सोचती हूँ अगर आप पास हो तो आपकी छाती से लग खूब रोऊं।
दोनों बाहें आपके गिर्द डाल दूं, फिर आप मुझे अपनी बाहों में कस ले। मेरी छाती में धड़कता सब कुछ अपनी छाती में भर। इस दौरान सुकुमार की इस सोच के कदम बड़ी तेजी से आगे बढ़े थे। उसके अंदर का राजनीतिक वर्कर बहुत पीछे रह गया था और अब जो कुछ उसके गिर्द था या उसके साथ था, उसे भी वह केवल दूर से ही देख रहा था। उसके अंदर रहकर भी दूर से देख रहा था, कामों के आउटसाइडर की तरह। वैसे इंसान के मन को देखने समझने की उसकी दिलचस्पी कायम थी, किसी एक व्यक्ति में, भले ही वह एक हसीन औरत ही क्यों न हो। उलझकर और उसके बीच जब्ज होकर या उसे खुद में जब्ज कर देखने या समझने की तरह नहीं, एक फासले पर खड़े हो एक दर्शक की तरह देखने और समझने की मानिंद। पत्र के साथ कीर्ति ने उसे अपनी एक तस्वीर भेजी थी, छोटी सी। उत्तर में सुकुमार ने उससे उसकी एक बड़ी तस्वीर की मांग की। उसके बाद एक और तस्वीर की मांग की। वे तस्वीरें कभी सामने से ली हुई होती, कभी दाईं और कभी बाईं ओर से, कभी बहुत करीब से, कभी बहुत दूर से। सुकुमार उसे हर तरफ से, हर कोण से, हर अंग तथा हर नजरिए से जानने का यत्न कर रहा था। फिर कीर्ति की तस्वीरें वह कुछ ऐसे देखता रहा जैसे किसी किताब की हर लाइन बड़े ध्यान से पढ़ रहा हो। सार्थ के फलसफे की तरह सार्थ का अस्तित्व उसके अपने अस्तित्व में उतरता जा रहा था। सार्थ ने अस्तित्ववाद को जिस ढोर पर पहुंचा दिया था, सुकुमार ने अपनी सोच को भी उसके समकक्ष जा खड़ा किया था। इतनी मंजिल उसने तय कर ली थी। केवल इस मंजिल का कोई प्रमाण उसके पास नहीं था। मन की अवस्था प्रमाण नहीं हुआ करती, प्रमाण तो रचना हुआ करती है। सुकुमार जानता था और जानता था कि वह अगर सार्थ है तो बिना किसी उपलब्धि के। आयरन इन द सोल सार्थ ने भोगा भी था और उसे कागज पर भी उतार कर दिखाया था, पर सुकुमार ने केवल भोगा भर था। इस फर्क को वह जानता था, आत्मा में चुभ रही लोहे की नोक की तरह जानता था। और इस चुभन की पीड़ा से व्याकुल हो सुकुमार ने सोचा कि उसे एक ऐसी औरत की जरूरत थी जो न उसकी बहन हो सकती थी, न बीवी, वह केवल सिमन हो सकती थी। सार्थ की जिंदगी में जिंदगी भर के लिए आई सिमन, जो तर्ज की जिंदगी के एकदम भीतर भी थी और बिल्कुल बाहर भी, और जिसका असत्व तात्रे का सब कुछ भी था और कुछ भी नहीं था। यह कुछ बहुत जरूरी है, सुकुमार ने कीर्ति को लिखा, क्योंकि यह एक आदमी कदमों को आगे बढ़ाने वाली जुम्बिश है। और यह सिला भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना सब कुछ महदूद हो जाता है और आदमी के पास कोई ऐसा स्थान नहीं बचा रहता जहां वह जिंदगी के तजुर्बे और ज्ञान को रख सके। और सुकुमार ने कीर्ति को लिखा, विवाह का सवाल पैदा नहीं होता, केवल साथ का सवाल पैदा होता है। यह सवाल मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, अगर बन सके तो जवाब जरूर देना। मर्दों और औरतों के जिस्म बांसों के जंगल की तरह होते हैं। सुकुमार ने कीर्ति को खत लिखने के बाद सोचा, आग कहीं बाहर से नहीं आती, बांसों की रगड़ में से ही पैदा हो जाती है। और आज अगर सालों बाद सुकुमार और कीर्ति की वाकिफियत बांसों की तरह टकरा आग बन भड़क उठती है, और अगर उसका पहला वह भाई बहन का रिश्ता उसमें जल खत्म हो गया हो, तो यह स्वाभाविक है। कुकनुस के पंखों को लगने वाली आग भी कहीं बाहर से नहीं आती। सुकुमार के भीतर जैसे कुछ थिरक उठा। बाहर के सफेद फूलों को देख उसके गले में जो व्याकुलता उठती है, वही व्याकुलता आग की लपट बन जाती है। इस आग में कुछ जलना जरूरी है, और सुकुमार को लगा कि पुराने संस्कार जलकर राख हुए जा रहे थे, और यूनानी मिथ के अनुसार राख में से एक नया कुकनुस जन्म ले रहा था। यह नया कुकनुस कीर्ति का वह रूप था, एक औरत का वह रूप जिसे पाने के लिए उस दिन सुकुमार ने अपने होठ बढ़ा दिए। कीर्ति बहुत दूर थी, कल्पना बिल्कुल पास। सुकुमार ने दोनों बाहें फैला, जो कुछ उसमें समा सकता था भर लिया। अपने होठों से कीर्ति के होठों को छू लेने वाला वह पल था जो लंबा होता जा रहा था, या शायद एक ही जगह ठहर गया। सुकुमार के होठ थक गए और सुकुमार को लगा कि कीर्ति के होठ भी इस बीच नीले पड़ गए थे। 2 दिन बाद कीर्ति का खत आया।
भिजे तने हुए नीले होठों में से फड़कते हुए शब्दों से भरा। कीर्ति ने अपने सपने में सुकुमार का सब कुछ शायद कुछ इस तरह छुआ था कि खत लिखते वक्त भी उसके हाथों में उसके शरीर का कंपन जैसे कागज पर उतर आया था। सपने का एक एक शब्द उसने लिख भेजा था। केवल उन शब्दों के स्थान पर जो बहुत संकोचशील हो उठे थे उसने बिंदु डाल दिए थे। शब्द जैसे सिकुड़ गए थे, केवल बिंदु बनकर रह गए थे। 5 दिन भी नहीं गुजरे थे, कीर्ति का खत आया। इस लिफाफे में सिर्फ एक राखी थी, उस तरह ही जिस तरह हर साल कीर्ति उसे राखी भेजा करती थी। अभी अभी डाकिया खत देकर गया था। अभी अभी फिर बाहर वाला दरवाजा खटखटाया गया। सुकुमार ने दरवाजा खोला। एक लड़की, जस्सी, जिसके दोस्त की बहन थी, जिसे सुकुमार की मदद से कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला था और जो बतौर शुक्रिया हर साल सुकुमार को राखी बांधने आया करती थी, और दूसरी लड़की उसके एक दूर के चाचा की बेटी। दोनों ने मिठाई का एक एक टुकड़ा सुकुमार के मुंह में डाला और फिर उसके हाथ पर अपनी अपनी राखी बांध दी। मेज पर कीर्ति का थोड़ी ही देर पहले आया लिफाफा पड़ा हुआ था। जस्सी ने देखा और कीर्ति की तरफ से उस लिफाफे वाली राखी भी सुकुमार की बाह पर बांध दी। जिस रिश्ते को कीर्ति ने खत्म कर देना मान लिया, उसकी निशानी उसने क्यों भेजी। सुकुमार जब अकेला रह गया तो सोचने लगा, और सोचते सोचते उसे लगा कि कीर्ति किसी भी पकड़ में से स्वतंत्र हो। अपने सहज रूप में खिलने के स्थान पर इकहरी पकड़ की बजाय दोहरी पकड़ में बंद खड़ी हो गई थी, और उसी तरह ही सिकुड़ी हुई थी जैसे पिछले खत में उसके शब्द सिकुड़कर बिंदु मात्र रह गए थे। इंसानी रिश्तों की दोहरी पकड़ में बंधी कीर्ति ने सुकुमार के जलते खत के जवाब में एक वैसा ही खत लिख दिया था, और व्यवहारों तथा संस्कारों की एक ठंडी रस्म के जवाब में उसने लाल धागे का एक ठंडा टुकड़ा भेज दिया था। पिछले कुछ दिनों से सुकुमार शाम के धुंधलके में कीर्ति को अपने करीब महसूस करने का आदी हो गया था। पतली इन नाजुक सी कीर्ति कभी सुकुमार की बिखरी किताबों को अलमारी में सजा कर रख रही होती, कभी सुकुमार की किताबों में से अभी अभी लिए गए नोट्स टाइप कर रही होती, कभी सुकुमार की कुर्सी के पास के घुटनों के बल बैठ उसके टांगों पर सिर टिका देती, और कभी सुकुमार द्वारा चूमे गए अपने होठों को धीरे से शीशे में देखती, और कभी धीमे से सुकुमार के बिस्तर में सरक उस दिन दुनिया भर में हुए हादसों को कितने ही अखबारों से पढ़कर सुनाती और उन पर बहस करती, और फिर गहराती रात की ठंडक में कांपती सुकुमार की बाहों में गुच्छा हुई सुलग उठती। बाजू से बंधे लाल लाल धागों को खोल जब सुकुमार अपने बिस्तर में लेटा, उस दिन भी रोज की तरह उसने कीर्ति को याद किया। कीर्ति होले से उसकी बाहों में आ गई, आ नहीं ढलक सी पड़ी। कीर्ति के गिर्द लिपटी हुई अपनी बाहें सुकुमार ने कसनी चाही, बाहें बेजान सी हो गई। कीर्ति का सिर सुकुमार के कंधे से सटा हुआ था, सटा हुआ नहीं, गिरा सा। सुकुमार ने होठ आगे बढ़ा, कीर्ति के होठों को छूना चाहा। होठ मांस के जिंदा धड़कते टुकड़े की तरह नहीं, एक चीज की तरह शिथिल थे। और फिर सुकुमार ने कीर्ति के अंगों को नहीं, अपने अंगों को जानना चाहा, पर सुकुमार को लगा कि आज उसके अपने अंग भी उसके जिस्म में से उभरे हुए जिस्म का हिस्सा नहीं थे, जिस्म से टाके हुए कुछ टुकड़ों की तरह थे। और सुकुमार ने परेशान हो सोचा, आज की रात वह वारों, त्योहारों तथा संस्कारों से स्वतंत्र एक सहज मर्द नहीं था। आज वह वारों, त्योहारों और संस्कारों की चौखट में कसा हुआ भाई नाम का जीव था। आज वह खुद भी चौखट में जड़ी हुई एक तस्वीर की तरह दीवार पर टंगा हुआ था, और सामने कीर्ति चौखटे में कसी हुई कागज की तस्वीर सी दीवार पर टंगी हुई थी। दीवारों, तस्वीरों और चौखटों में से निकल सुकुमार कहीं चला जाना चाहता था, कीर्ति को भी ले जाना चाहता था, पर जैसे जैसे वह सोचता जा रहा था, उसे लग रहा था कि तस्वीर को फाड़ा जा सकता है, तस्वीर को बोलने वाले होठों में नहीं बदला जा सकता, चौखट को तोड़ा जा सकता है, उसे चलकर कहीं जाने वाले कदम नहीं बनाया जा सकता, दीवार को गिराया जा सकता है, पर दीवार को किसी मंजिल का साया नहीं बनाया जा सकता।
कुछ दिनों बाद कीर्ति का खत आया कि उसकी माँ और उसके भाई ने उसके विवाह का फैसला कर लिया था। वह न अपनी माँ को नाराज कर सकती थी न अपने भाई को, और उसने सुकुमार से सदा के लिए बिछड़ने की इजाजत चाही थी। सुकुमार ने हंसकर एक खत लिख दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा कीर्ति ने चाहा था। यह सब एक दुखांत था जो धीरे से रेंग कर सुकुमार के अंगों और कलम को हरकत से चिपक गया था। पर वह सोच रहा था, यह दुखांत एक आम और जाने पहचाने दुखांत जैसा नहीं था। इश्क की नाकामी जैसा जाना पहचाना कुछ भी नहीं था, पर फिर भी वह हो गया था, एक अजीब शक्ल में हो गया था। और उसका सबसे अजीब पहलू यह था कि यह एक लड़की कीर्ति की सूरत में भी से नहीं उभरा था, बल्कि हर लड़की की सूरत में से उभर आया था। और उसे लग रहा था कि भविष्य में भी उसके जीवन में आने वाली हर लड़की कीर्ति की तरह बोलेगी, कीर्ति की तरह सुनेगी और फिर कीर्ति की तरह ही चली जाएगी। जिंदगी के अर्थों को वह सार्थ की तरह ही पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और उसे लगा कि वह सार्थ जैसा नहीं था, वह खुद सार्थ था। वह स्वतंत्र था, किसी भी ऐसी थ्योरी को ढूंढ निकालने के लिए स्वतंत्र था जो समूचे सामाजिक तथा राजनीतिक ढांचे को कोई अर्थ दे सकती थी। और वह मर्द और औरत के उस रिश्ते की बुनियाद को भी जान लेने के लिए स्वतंत्र था, जिसे वेदों में से कामशास्त्र तक कईयों ने जानने की कोशिश की थी, पर वे अभी तक कुछ नहीं जान सके थे। और सुकुमार को लगा कि उसकी स्वतंत्रता निराकार थी। स्वतंत्रता के प्रयोग के लिए और उसे छूकर हाथ लगाकर देख सकने के लिए उसका एक आकार चाहिए। और सुकुमार को लगा कि उसमें और सार्थ में एक फर्क था। सार्थ के पास अपनी स्वतंत्रता को आकार दे सकने के लिए दो हथियार थे, एक उसकी कलम और दूसरा उसकी दोस्त औरत, पर उसके अपने पास कोई भी हथियार नहीं था। और यही फर्क उसका दुखांत था, भयानक दुखांत। सुकुमार रो नहीं सकता था, इसलिए हंस दिया, और उसका मन हुआ कि वह इस भयानक दुखांत से एक भयानक मजाक करे। कितनी देर तक उसके मन का पानी खौलता रहा। कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक और दूसरे कोने से फिर पहले कोने तक आते जाते हर बार सुकुमार का ध्यान उस छोटे से शीशे पर पड़ा, जो दीवार के एक कोने में खड़ा बार बार उसके साए को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और फिर एक बार सुकुमार के कदम रुक गए, शीशा जैसे उसके साए को पकड़ पाने में सफल हो गया हो। उसने शीशे में झांका और अपने भयानक दुखांत को एक भयानक मजाक करना चाहा। खोल खोल कर सूख चुके पानी की तरह उसे अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मन में सूख चुके पानी की एक सफेद और गर्म तह जमी हुई थी, होठों की तरह होले से फड़कती, और उसे लगा वह अपनी ओर देखकर स्वयं से कह रहा था, सो माय डियर, यू आर सार्थ, सार्थ होशियारपुर ई।